today's class we'll proceed with our new session 2024-25 और न्यू सेशन में जो हम अपना फर्स्ट चैप्टर करेंगे वो हम ऑर्डर वाइज ही करेंगे, यानी कि हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो चैप्टर 1 से ही करेंगे। जो आपका मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट। अगर एनसीईआरटी के बेसिस पर बात की जाए तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो लेवल अप हो जाएगा। जैसे हम एग्जामिनर के क्वेश्चंस करेंगे जो भी करेंगे तब इसका लेवल आपको एक अच्छा लगेगा, लेकिन एनसीईआरटी पे कोई इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको ये चैप्टर। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट होता क्या है। सेट, अभी ये भूल जाओ कि हम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल वे में बात करते हैं कि सेट किसको कहा जाता है। तो वो सेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसमें सबका आंसर सेम हो। जैसे मैंने आपको कहा कि सेट ऑफ वोवल्स, सेट ऑफ वोवल्स, तो आपका आंसर क्या होगा AEIOU, मेरा आंसर भी क्या होगा AEIOU। जब किसी चीज़ में हम सबका आंसर सेम होता है तो वो एक सेट होती है। मैथ्स में भी यही होता है सेट। अगर मैथ्स में मैथमेटिकली मैं बात करूं व्हाट इज सेट, तो आप कहोगे सेट इज इट इज अ वेल डिफाइंड, इट इज अ वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल, सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल, ये होता है। तो नॉर्मल वे में भी सेट को यही कहा जाता है, सेम फॉर, जो चीज सबके लिए सेम है। वेल डिफाइंड व्हाट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। तो समझ में आ गया सेट क्या होता है? सेट उसको कहा जाता है जो सबके लिए सेम है, जो सबके लिए सेम नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई टॉप 3 बैट्समैन, टॉप 3 वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन कौन है, टॉप बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन कौन है, तो मेरा आंसर है विराट कोहली। आपका आंसर कुछ और हो सकता है, आपने कुछ और किसी और का नाम ले दिया। थर्ड प्लेयर किसी और का कोई होगा, रोहित शर्मा, किसी का कोई और होगा। तो क्या सबका आंसर इसमें सेम होगा? नहीं होगा। जब मैं कहता हूँ वर्ल्ड टॉप बेस्ट बैट्समैन, तो आपका कुछ और आंसर होगा, मेरा कुछ और होगा, ये सेट नहीं हो सकता। मैंने कहा कि बॉयज रीडिंग इन योर क्लास, नंबर ऑफ बॉयज रीडिंग इन योर क्लास, तो से आपकी क्लास में 17 बॉयज पढ़ते हो, सबका आंसर 17 ही होगा ना, वहाँ आंसर सबका सेम है, तो वो एक सेट बन गया। टॉप 3 बेस्ट सिंगर, इंडियन बेस्ट सिंगर, तो उसमें भी सबका आंसर से अलग अलग होगा, आपका कुछ और होगा, भाई मेरे लिए हिसाब से ये, आपके हिसाब से वो। जो चीज़ सबके लिए सेम नहीं है वो सेट नहीं है। जो चीज़ जहाँ सबका आंसर सेम आता है उसको वो सेट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मैंने क्या कहा? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? आपका आंसर भी वही होगा, मेरा आंसर भी वो होगा और बाकियों का आंसर भी यही होगा कि 1 2 3 4 5। क्या इसमें कोई और आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या है? ये आपका सेट है। वैसे मैंने कहा सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। तो यहां भी हमारा आंसर क्या होगा? सेम होगा। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2, फिर क्या होता है? 3, फिर क्या होता है? 5। सेम आंसर आ रहा है। तो जहां आंसर सेम है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जहां आंसर सेम नहीं है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो वो सेट भी नहीं है। तो समझ में आ गया सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? इट इज अ वेल डिफाइंड, यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेल डिफाइंड मींस सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल, जो सबके लिए क्या है? सेम है। सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5, या फर्स्ट 3 प्राइम नंबर 2 3 5। यहाँ तक समझ में आ गया सेट क्या होता है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा नोट्स के टाइम पे आज, क्योंकि ऑलरेडी क्लास लेट शुरू हुई है, तो पहले मैं आज थोड़ा करवा देता हूँ आपको, ठीक है। PDF दे दूंगा, नोट्स आराम से बना के ले आना, जहाँ तक भी आज खत्म होगा। हो जाएगा ना? ये तो घर पे वेली तो बैठे हो, क्यों? हाँ सर, कोई टेंशन थोड़ी ना, घर पे हम वेली है। चलो अब जितना कंसेप्ट अभी तक करवाया इस पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। अब आप बताओ ये सेट है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट,
सेट के लिए क्या है, अगर जो भी पूछा जा रहा है अगर उसमें सबका आंसर आपको लगता है सेम होगा तो वो सेट है, अगर लगता है सबका आंसर सेम नहीं होगा तो वो सेट नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपको कहा जा रहा है कलेक्शन ऑफ मतलब जो मंथ जे से स्टार्ट होते क्या क्या होंगे वो, जनवरी, तो पहले तो हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, और कोई है नहीं है ना, तो सबका आंसर यही रहेगा। तो क्या कैन आई से दैट दिस इज अ सेट? तो यस, फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये तो आपका सेट है, दिस इज अ सेट। तो कहता है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या इसमें सबका आंसर सेम होगा? नहीं होगा ना, किसी के लिए कोई ज्यादा टैलेंटेड है, किसी को लगता है नहीं यार ये टैलेंटेड नहीं है, ये टैलेंटेड है, तो सबका आंसर इसमें सेम नहीं होगा, तो इसका मतलब नो। तो पार्ट 2 का आंसर क्या हो गया आपका? नो। पार्ट 3 में आ जाओ, पार्ट 3 में आ जाओ। और टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, क्या इसमें सबका आंसर सेम होगा? नहीं होगा। हो सकता है जो आपको बेस्ट लगता हो मुझे ना लगता हो, जो मुझे लगता हो वो आपको ना लगता हो, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा? नो। ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। पार्ट 4 में आ जाओ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये होगा कि जो जितने बॉयज पढ़ते हैं आप भी यही कहोगे हाँ जितने बॉयज पढ़ते हैं, मैं भी वही कहूँगा कि ये सारे हमारी क्लास के लड़के हैं। यहाँ आंसर सेम होगा तो ये क्या हो गया? यस यस, दिस इज अ सेट, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। पार्ट 5 में आ जाओ, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, सेम आंसर होगा। क्या होगा? 1 से लेके 19 तक, 1 से लेके 19 तक, तो यस दिस इज अ सेट, क्योंकि इसमें सबका आंसर क्या होगा? सेम होगा। पार्ट 6 में आ जाओ, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवल लिखा है सब वही बताएंगे, हाँ जी ये नॉवल सारे किसने लिखे हैं? मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर सबका आंसर सेम होगा, तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज अ सेट। फिर आगे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सबका आंसर सेम होगा। इवन इंटीजर्स में जब हम बात करेंगे तो इसमें सबका आंसर वही होगा इवन, जैसे कि -98 +98 -4 +4 इवन, तो सबके लिए सेम आंसर होगा ना। हाँ जी ये सारे जो है इवन इंटीजर्स हैं, तो इसमें भी आंसर क्या होगा? सबके लिए सेम होगा, तो ये भी क्या हो गया? यस। यहाँ तक क्लियर है? आगे आ जाओ जी, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो इसमें भी सबका आंसर सेम होगा। भाई ये सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, आप भी वही बताओगे जो मैं बताऊंगा, तो ये भी आंसर क्या हो गया? यस, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और फिर आता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। आप बताओ आपके हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे हिसाब से टाइगर जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है, पर लोगों को तो उससे खेलते हुए भी देखा है, क्या उसके लिए भी ये होगा? वो कहेगा नहीं मुझे तो नहीं लगता। लोगों के लिए तो डॉग भी बड़ा डेंजरस एनिमल होता है, कईयों के लिए कुछ नहीं होता, तो ये भी आंसर सबके लिए सेम नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका? नो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या होता है सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कंसेप्ट पर बेस्ड था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड कंसेप्ट पर आते हैं। सेकंड कंसेप्ट पर ये होता है कि जैसे कि मान लो ये एक सेट ए है जिसमें जो एलिमेंट है 1 2 3, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या 3 एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है? मैंने आपसे पूछा क्या ये 3 एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, 3 एलिमेंट जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है। मैंने कहा क्या 4 एलिमेंट, क्या एलिमेंट 4 इस सेट को बिलोंग कर रहा है? बिलोंग करने का मतलब क्या वो उसमें है? क्या 4 है इसमें? तो आप कहोगे नहीं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग, कि ये जो एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन मैथमेटिकली इस चीज को कैसे लिखा जाता है? मैथमेटिकली अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो उसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं, और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग नहीं करता तो उसको हम शो करते हैं इस तरह से, नॉट एप्सिलॉन। ये हो गया एप्सिलॉन, यानी कि बिलोंग कर रहा है, और नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसमें ऐसे क्रॉस मार दोगे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? EPSI, एप्सिलॉन। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसको सिंबल को बोला ही जाता है, लेकिन इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या होता है? बिलोंग्स टू। बात समझ में आ गई? अगर वो एलिमेंट इसमें है, जैसे 3 है, तो आप लिखोगे 3 एप्सिलॉन ए, यानी कि 3 इसको बिलोंग कर रहा है। अगर वो नहीं बिलोंग कर रहा है, आप लिखोगे 4, भाई ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। कहानी क्लियर है? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं।
अब देखो इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक सेट गिवन है ए। आपको क्या गिवन है? इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक सेट ए गिवन है जिसमें जो एलिमेंट है वो क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। अब आपने सिंबल बना दिया। पहले में कहा जा रहा है 5, सेकंड पार्ट क्या है आपका 8, फिर है आपका थर्ड पार्ट में क्या है 0, फोर्थ पार्ट में क्या है 4, फिफ्थ पार्ट में क्या है 2 और सिक्स पार्ट में क्या है 10। सिक्स पार्ट में क्या है 10। और सबके आगे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है ए। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है क्या ये एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं? तो बताओ 5 कर रहा है? कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कर रहा है? तो एप्सिलॉन, यस ये कर रहा है। 8 कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो एप्सिलॉन का साइन लगाओगे, इसको ऐसे क्रॉस कर दोगे। क्या 0 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो एप्सिलॉन का साइन लगाओगे, इसको भी ऐसे कैंसिल कर दोगे। 4 बिलोंग कर रहा है? यस 4 कर रहा है। 4 कर रहा है तो इस तरह से साइन आएगा। 2 भी कर रहा है तो इस तरह से साइन आएगा। 10 नहीं कर रहा है तो आपका साइन जो है वो इस तरह से आएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो समझ में आ गया? कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो किससे शो करते हैं? एप्सिलॉन। और मैथमेटिकली एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन? इसका मतलब ये हो गया कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए, और इसका मतलब हो गया 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो कंसेप्ट है वो आपका ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेट को हम 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 फॉर्म का मतलब या तो सेट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में। अब दोनों में फर्क क्या होता है? देखो मैंने कहा भैया वोवल्स को, मैंने कहा एक सेट ऑफ वोवल्स है, इस सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जिसका भी वो सेट है उसके एलिमेंट्स को लिखो, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिस्ट आउट कर दो। रोस्टर फॉर्म में सेट ऑफ वोवल्स को कैसे लिखोगे? ए ई आई ओ यू। तो अगर उस सेट में जितने भी एलिमेंट है, अगर वो सभी एलिमेंट को आप लिस्ट आउट कर देते हो तो उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। यानी कि ये सेट, ये आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये सेट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया आपने? रोस्टर फॉर्म में। लेकिन ए ई आई ओ यू ये सारे हैं क्या? वोवल्स। अगर कॉमन प्रॉपर्टी में आप लिख इसको, सिर्फ इसकी जो भी इनकी कॉमन प्रॉपर्टी अगर सिर्फ उसको लिख देते हो तो सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि कैसे? जैसे कि मान लो ये एक सेट ए है, ये सेट ए है, इसमें जितने भी एलिमेंट है मान लेते सभी एलिमेंट क्या है? एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो मैंने लिखा एक्स। अब सेट बिल्डर फॉर्म में ध्यान से देखना कैसे लिखा जाता है कि एलिमेंट एक्स जो है इस सेट में सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या मान लिया? एक्स है। अब वो एक्स एलिमेंट है क्या? इसको ये एक इंग्लिश सिंबल होता है, इसको कहते हैं कॉलन। और मैथमेटिकली इसका मतलब होता है, मैथमेटिकली इसका मतलब होता है सच दैट, कि हमने कहा सेट ए में एलिमेंट एक्स है, सच दैट एक्स है क्या? ये एक्स है क्या? जो भी एलिमेंट एक्स है वो है क्या? इज अ सेट ऑफ वोवल्स। इज अ सेट ऑफ वोवल्स। ये एलिमेंट एक्स क्या है? इज अ सेट ऑफ वोवल्स। समझ में आ गया? रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? आप लिस्ट आउट करते हो, इसलिए रोस्टर फॉर्म को आप हायर क्लास में पढ़ोगे, उसको लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिस्टिंग मेथड। यानी कि जितने भी एलिमेंट है उस सेट में सभी को लिस्ट आउट कर देते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो इन सभी एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी है, यानी कि ये किस चीज का सेट है, उसको लिखा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। एक मिनट, मैंने इसमें ए लिख दिया, रोस्टर ROSTER रोस्टर। आपको कहा जा रहा है ये जितने भी सेट है इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि अब जो भी इसमें एलिमेंट्स है उनको आपको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमें किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म। यानी कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें लिस्ट आउट करना है। बेसिकली रोस्टर फॉर्म का मतलब यही होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने सभी को क्या करना है? लिस्ट आउट करना है। ठीक है।
तो जैसे पार्ट 1 में देखो, पार्ट 1 क्या है आपका, पार्ट 1 में कहा जा रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, x जो है वो एक इंटीजर है -3 और 7 के बीच में। पार्ट 1 ये कह रहा है। अब x क्या क्या हो सकता है, बस उसी को लिस्ट आउट करना, वो रोस्टर फॉर्म हो गया। यहाँ पे जो x है वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है कि एक इंटीजर है, लेकिन किस किस के बीच में, -3 और 7। तो -3 और 7 के बीच में जो इंटीजर होगा उसमें क्या क्या आएगा, -3 से इस तरफ जाओगे तो क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया रोस्टर फॉर्म। यानी कि x एलिमेंट क्या क्या है वो आपने सारा लिख दिया। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सेट ए का रोस्टर फॉर्म है। पार्ट टू में क्या कहा जा रहा है, सेट बी, इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पार्ट बी में जो एक्स एलिमेंट है वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है कि वो एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। सिंपल है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 है तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। पार्ट थर्ड, x एक 2 डिजिट नंबर है सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 8। सेट सी में एलिमेंट x जो है कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सारे के सारे जो एलिमेंट x हैं इस सेट के वो 2 डिजिट के नंबर, और कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, एक तो 2 डिजिट की है और सभी का सम कितना है, 8। तो 1 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 8 बन जाए, 7। 2 में क्या ऐड करूं, 8 बन जाए 6। 3 में क्या ऐड करूं, 8 बन जाए 5। 4 में क्या ऐड करूं, 8 बन जाए 4। 5 में क्या ऐड करूं, 3। 6 में क्या ऐड करूं, 2। 7 में क्या ऐड करूं, 1। और 8 में क्या ऐड करूं, इसके आगे तो हो ही नहीं सकता। यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट x है वो 17 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, नहीं जितने भी एलिमेंट है सबको आपने लिस्ट कर दिया, दैट इज द रोस्टर फॉर्म। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। क्लियर हो गया, ठीक है। पार्ट 4 में क्या जा रहा है, x क्या है, पार्ट 4 में जो सेट है वो है d, और डी सेट जो है इसमें जो एलिमेंट x है वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है, एक तो वो प्राइम नंबर होगा और 60 को डिवाइड करेगा। तो पार्ट 4 प्राइम नंबर होगा यानी कि 2 प्राइम नंबर और 60 को डिवाइड भी करेगा, और क्या होगा 3, और क्या होगा 5। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करेगा। 60 के प्राइम फैक्टर यही होंगे 2, 3, 5। समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा कोई और होगा वो रिपीट हो जाएगा, जैसे 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30, 32 जा 60, तो 2 आ गया, रिपीटेड नहीं लिखा जाता। क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। पार्ट 5 में आ जाओ, पार्ट 5 में क्या था, सेट ई। सेट ई क्या है यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा रिपीट नहीं करना होता, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी अल्फाबेट्स है उनको एक एक बार लिखो। एक तो देखो ट्रिग्नोमेट्री, TRI, यही स्पेलिंग है ना आपकी, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देखो आपको रिपीट नहीं करना है, तो टी लिखा आपने, अब टी दोबारा नहीं आना चाहिए। आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया आपका, एन आ गया, फिर क्या आ गया आपका, एम आ गया, फिर क्या आ गया आपका, ई आ गया। ई पहले नहीं आया था, ई को भी लिखो। टी आ चुका है, आर भी आ चुका, वाई नहीं आया, बस ये आंसर हो गया। समझ आ गया, एलसीएम की तरह इसमें भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ पार्ट 6 में। पार्ट 6 क्या है, सेट एफ। पार्ट 6 क्या है, सेट एफ। सेट एफ क्या है भाई, एक वर्ड है बेटर, BETTER, और आपको कहा जा रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, तो ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो बी आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा ई, एक क्या हो जाएगा टी, और एक क्या हो जाएगा आर। बस ये आपका आंसर हो गया। कहानी क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म था, यानी कि रोस्टर फॉर्म में जो भी सेट में, उस सेट में जो एलिमेंट है उनको लिस्ट आउट करना। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट है आपका 3, 6, 9, 12। तो भैया पहले ये देखो कि यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ रही है, कॉमन प्रॉपर्टी। तो अगर मैं कॉमन प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो मैं 3 को लिख सकता हूँ 3 × 1, 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2, 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3, और 12 को लिख सकता हूँ 3 × 4।
और 1 2 3 4 क्या है आपके नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब मान लेते हैं ये एक सेट ए है, से दिस इज द सेट ए। तो जो सेट ए है उसमें जो एलिमेंट एक्स होगा वो है क्या, जो एलिमेंट एक्स है यानी कि जो भी एलिमेंट है वो किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है 3 × n फॉर्म। n यहाँ पर क्या है नेचुरल नंबर, यहाँ पर n क्या है नेचुरल नंबर। n की जो वैल्यू है यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो क्या है 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है। क्या एग्री करते हो आप? यहाँ पे जो n है वो 0 से तो बड़ा है क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है और 5 से छोटा है 4 तक है। और 1 और 0 और 5 के बीच में जो n है क्या नहीं से दैट वो एक नेचुरल नंबर है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब देखो यहाँ पे मैंने n नॉर्मली लिखा है, आपने देखा है सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ऐसे आप नॉर्मल जाओगे तो सेट n। अब ये n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोस्ट कॉमन सेट्स इन मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स में बहुत कॉमन यूज होते हैं वो कौन कौन से सेट होते हैं? पहला तो यही n, नॉर्मल n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। या तो आप इसको ऐसे बोल्ड ऐसे लिखो डबल लाइन में, या आप इसको डार्क शेड में लिखोगे जैसे मैंने यहाँ पे डार्क शेड में लिखा है। तब ये जो n है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? तो बोल्ड लेटर में होगा या इस तरह से होगा तो वो क्या है आपका नेचुरल नंबर का सेट है। नॉर्मल है ना तो नॉर्मल सेट है वो, जैसे ABCD की तरह ही है। और क्या क्या होते हैं मोस्ट कॉमन यूज सेट होते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर ऐसे नहीं होगा, होल नंबर को भी आपको ऐसे लिखना है, या तो ऐसे लिखोगे या इसको डार्क शेड में लिखोगे ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा? सेट ऑफ होल नंबर। तो ये अगर इस तरह से गिवन है तो होल नंबर है। अब होल नंबर आपको पता है जैसे नेचुरल नंबर में क्या हो गया 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर सेट को कैसे रिप्रेजेंट, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या होता है? उसके बाद एक होता है आपका ये Z, इसको भी ऐसे बोल्ड लेटर में लिखना आपको या डार्क शेड में। तो ये क्या हो जाता है? ये बन जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या बन जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव नंबर जो नंबर लाइन पर होते हैं, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे आपके क्या होते हैं नंबर लाइन में जो ये नंबर होते हैं -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे जो नंबर लाइन पर होते हैं इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और सेट की फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है। और क्या होता है? और हो गया आपका रैशनल नंबर। अब सिंपल क्यों तो ये नॉर्मल सेट हो जाएगा, इसको भी फिर ऐसे डबल शेड में लिखो या इसको ऐसे डार्क शेड में लिखो, डार्क शेड में। तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब लाइक 0 एक रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म में होता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। या 1/2 2/3 5/7, ये सारा क्या है किसको, ये सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रैशनल नंबर को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नॉर्मल आर रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर का सेट होगा वो भी ऐसे बोल्ड लेटर में ऐसे या डार्क शेड में। ये आपका रियल नंबर है, रियल नंबर। सेट ऑफ ये किसको रिप्रेजेंट, अगर ऐसा आर होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर को। सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आता है? रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, प्लस इरैशनल नंबर। तो ये कॉमनली यूज सेट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे 12th पास हो जाते हैं लेकिन उनको ये प्रेजेंटेशन का नहीं पता होता। उनको कहा जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो नॉर्मल लाइन लिख देंगे, सेट ऑफ रियल नंबर तो नॉर्मल है, और ये गलत है। मैथमेटिकली जितने भी सेट है आपके ये तो बोल्ड लेटर में डार्क शेड में आते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए जब मैंने लिखा n बिलोंग्स टू 1 तो डार्क शेड में ऐसे लिखना है आपको। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, ये प्रेजेंटेशन क्लियर हो गई। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2। पार्ट 2 में जो गिवन सेट है उसको B ले लेते हैं। और क्या है मान लेते, ये आपका 2 4 8 16 और 32, 2 4 8 16 और 32। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 raised to power 1,
4 को क्या ले सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2, 8 को क्या ले सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 3, 16 हो गया 2 रेज़ टू पावर 4 और 32 हो गया 2 रेज़ टू पावर 5। अगेन 1 से स्टार्ट है 5 तक जा रहा है, तो यानी कि बेसिकली जो बेसिक फॉर्म है वो तो यही होगी ना, बेसिक फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n। तो कैन आई से दैट सेट बिल्डर फॉर्म में कॉमन प्रॉपर्टी है एलिमेंट x की क्या है, दैट इट इज इक्वल टू x सच दैट, ये कॉलन लगाओगे मैथमेटिकली, सच दैट x किसके इक्वल है 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 6 एंड n बिलोंग्स टू द अगेन नेचुरल नंबर। तो ऐसे इस तरह से लिखोगे। क्लियर हो गया पार्ट 2? ठीक है, चलो जी पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 है आपका 5, मान लेते हैं पार्ट 3 जो है सेट सी है, 5, 25, 125 और 625। अगेन अब ये क्या दिखाई दे रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये है 5 रेज़ टू पावर 1, ये है 5 रेज़ टू पावर 2, ये है 5 रेज़ टू पावर 3 और ये है 5 रेज़ टू पावर 4। क्या है 5 रेज़ टू पावर 4। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बेसिकली c है क्या, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर n, बोल सकता हूँ 5 रेज़ टू पावर n। अब n क्या है, n जो है यहाँ पर वो अगेन 0 से बड़ा है लेकिन 5 से क्या है छोटा है, यानी कि n जो है आपका वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी नाउ पार्ट 4 2 4 6 सो ऑन। पार्ट 4 को हम ले लेते हैं सेट डी, 2 4 6 सो ऑन, 2 4 6 सो ऑन। ठीक है, तो 2 क्या है 2 इंटू 1, 4 क्या है 2 इंटू 2, 6 क्या है 2 इंटू 3। तो ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। पॉजिटिव नंबर है और सारे नंबर क्या है मल्टीपल ऑफ 2। ये 1 का, ये 2 के टेबल में 2 इंटू 1 पर आता है, 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, सारे मल्टीपल ऑफ 2 है ना, 2 इंटू एनीथिंग मल्टीपल ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो d है वो क्या है, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू व्हाट, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। कितनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके नेक्स्ट आ जाओ पार्ट 5। पार्ट 5 को हम ले लेते हैं सेट t विच इज इक्वल टू 1 4 9 अप टू 100, 1 4 9 अप टू 100। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो 1 को मैं क्या ले सकता हूँ 1 स्क्वायर, 4 को क्या ले सकता हूँ 2 स्क्वायर, 9 को क्या ले सकता हूँ 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर होगा। यानी कि 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, इन सभी का स्क्वायर है। ये सेट में जो भी एलिमेंट है वो 1 से लेके 10 तक जो नेचुरल नंबर होता है वो ये उनका स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब सेट ई है यहाँ पे वो क्या है, वो भी एक एलिमेंट x है। और कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि x जो है आपका, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ, x रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म कि भैया एक कॉमन प्रॉपर्टी से पूरे सेट में जो एक एलिमेंट x कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब उसको लिखते हो तो अब देखो, यानी कि इसको पढ़ के अगर मैं लिस्ट आउट करूंगा तो क्या कहूंगा, फर्स्ट है नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिस्ट आउट करूंगा तो आप यही कहोगे ना भैया, पहला नेचुरल नंबर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सो ऑन लास्ट 10 का स्क्वायर 100। तो देखो इस प्रॉपर्टी से यही सेट बन गया। बात समझ में आ रही है? इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और ये जब लिस्ट आउट कर देते हो दैट इज अ रोस्टर फॉर्म। तो ये जब लिस्ट आउट कर देते हो तो ये क्या हो जाता है आपका रोस्टर फॉर्म। दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट। अब आपको लिस्ट करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1,
सेट ए, सेट बिल्डर फॉर्म में कहा जा रहा है कि सेट ए का जो एलिमेंट एक्स है वो ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब फिर सेट ए में कौन सा एलिमेंट होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, सो ऑन होगा। समझ में आ गया? तो आपने इसको लिस्ट आउट कर दिया। सेट पार्ट 2 में आ जाओ। सेट बी, सेट बी क्या है, -1/2। सेट बी एलिमेंट का जो एक्स एलिमेंट है वो -1/2 और 9/2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो है। तो -1/2 तो हो गया -0.5 और 9/2 हो गया 4.5। और -0.5 के इधर जाओ, देखो पहले होता है 0, फिर यहाँ होता है -1, तो आप एग्री करते हो यहाँ -0.5 आएगा, फिर 1, 2, 3, 4 और यहाँ आपका हो गया 4.5। अब -0.5 और 4.5 के बीच में कौन से इंटीजर आ रहे हैं, कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं? पहले तो क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका, पार्ट थर्ड जिसमें आएगा आपका सेट सी। अब सेट सी जो है एज पर क्वेश्चन सेट सी है वो क्या है, प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि एक्स, सेट सी में जो एलिमेंट एक्स है उसका जो स्क्वायर है वो या तो 4 के इक्वल है, इसको बोलता है इक्वल, या 4 के इक्वल है या 4 से छोटा है। तो एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ कि जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल है, 4 से छोटी आ जाए। क्या मैं एक्स की जगह -1 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो -1 का स्क्वायर करूंगा तो 4 से छोटा आएगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है, इक्वल, या तो वो उसका स्क्वायर, उस एलिमेंट का स्क्वायर 4 के इक्वल हो या 4 से छोटा हो। समझ में आ गया? तो -1 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होगा, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। -2 का स्क्वायर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। -2 का स्क्वायर जो होगा 4 के इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर भी 4 के इक्वल होगा, 0 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होगा। समझ में आ गया? तो सेट सी में जो एलिमेंट होंगे वो ये होंगे। पहले बताओ क्लियर है? चलूँ आगे, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। पार्ट 4 सेट डी। सेट डी की बात करते हैं। सेट डी में जो एलिमेंट एक्स है वो लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल है। तो लॉयल में सिंगल अल्फाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए, LOYA यही आएगा ना। तो सेट को हमेशा इस बात का ध्यान रखना, सेट को हमेशा इस ब्रेसिस से ऐसे शो किया जाता है, ब्रेसिस, और एलिमेंट जो भी होता है उनके बीच में कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, कोई भी सेट होता है उसको इस तरह से ब्रेसिस में और बीच में एलिमेंट्स के बीच में क्या आता है, कॉमा आता है। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आता है पार्ट 5। पार्ट 5 जो है वो सेट ई है, जिसमें एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो क्या होगा भैया, जनवरी तो नहीं होता, फरवरी होता है, मार्च नहीं होता, अप्रैल होगा, फिर आपका क्या होगा, मई नहीं होगा, फिर क्या होगा, जून होगा। ऐसे काउंट करते हो ना, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जून होगा, ये जून है। ठीक है, जुलाई। अगस्त नहीं होगा, फिर क्या होगा, सितंबर। तो इस तरह से होगा आपका सेट। समझ आ गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं होगा, फिर क्या होगा, नवंबर। इस तरह से चलता है आपका, ये होता है ना आपका। ठीक है, चलो जी। नॉट हैविंग 31 डेज। पार्ट 6 में आ जाओ। पार्ट 6 एफ में क्या होगा, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, के से पहले कॉन्सोनेंट। तो ए तो वोवल होता है, बी होगा, सी, डी के बाद ई तो होगा नहीं, ई, एफ, जी, फिर एच, आई नहीं होगा, जे होगा। के से पहले ये कॉन्सोनेंट होते हैं। हो गया क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, आपको मैचिंग करनी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो है आपका 1 2 3 6, और अगर आप राइट हैंड साइड में देखो तो 1 2 3 6 किससे मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है? प्राइम नंबर तो है नहीं, ओड नंबर, नेचुरल नंबर ओड भी नहीं क्योंकि यहाँ पे 6 आ गया, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, हाँ तो ये होगा।
ये सारे नेचुरल नंबर भी है और 6 को डिवाइड भी करेंगे। तो इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन सी। पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 2, 2,3, 2,3। अब 2,3 क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन ए देखो, 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं, वो 6 को डिवाइड भी करते हैं। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो आपका हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया ऑप्शन ए। पार्ट थर्ड में आ जाओ, आपको वर्ड दिया गया है MATHEICS, और देखो ये किससे जुड़ेगा? ये ऑप्शन डी से जुड़ेगा। समझ में आ गया होगा, ये इसी के अल्फाबेट्स हैं, इसी के लेटर हैं। पार्ट 4 में आ जाओ, पार्ट 4 है आपका 1, 3, 5, 7, 9। अब बचा क्या आपका? ये सारे के सारे क्या ऑड नेचुरल नंबर है। देखो 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.